हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित रसोत्रा है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में बताई गई हैं और इसमें कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 51A। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक आज हम करेंगे इसकी जो PDF फाइल होगी वो आपको, ये मेरा एक अकाउंट है टेलीग्राम ऐप के ऊपर बना हुआ, उसका ये लिंक है, तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं जो कि हमने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे दिया होगा। आप उसको क्लिक करके इस अकाउंट में जाइए और आपको यहाँ पे ये इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सी, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी देखिए जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स जो मेरा यूट्यूब पे देखेंगे वो था रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो मैंने आपको सारा बता दिया था। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या? बेसिकली अगर हम इसे एक आम भाषा में बोलें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बेसिकली द ड्यूटीज़ विच वी हैव टू फॉलो। ठीक है, जो हमें निभानी चाहिए, जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही फेमस मूवी थी, ठीक है, जिसका नाम था स्पाइडरमैन। तो उसमें एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग है। सिमिलरली हम इसी चीज़ को हम पैराफ्रेज कर सकते हैं किस तरह से, विद एवरी राइट कम्स अ ड्यूटी। जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? योर फंडामेंटल राइट्स। जब हम लोगों को राइट्स दिए गए हैं तो राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। बट सबसे पहले ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, फ्रेम हुआ था, ठीक है, उस समय स्टार्टिंग में ओरिजिनली हमारे ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई हुई थी। ठीक है, डेट इज़ दे वर एब्सेंट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे ये इंसर्ट कब किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 42nd अमेंडमेंट हुई थी इन द ईयर 1976। सो 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये इंसर्ट किए गए विद व्हाट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जब हम आते हैं, अब देखो जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, दे डिड नॉट फील इट नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, बिकॉज देखो हमारे फ्रेमर्स को लगता था कि देखो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए हैं, तो जो लोग हैं दे आर वेरी मच मतलब लाइक इंटेलिजेंट, उन्हें पता है कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनको क्या सही है और क्या गलत है उसमें फ़र्क उन्हें पता होगा, तो दे नो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। सो उन्होंने स्पेसिफिकली हमारी ड्यूटीज़ मेंशन नहीं की। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ इन द ईयर 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा भी आगे। ठीक है, पहले जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द ईयर 1976 विद द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, जो कि एक नया पार्ट बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डैट इज़ योर पार्ट 4A। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिमाइंड एवरी सिटीजन दैट वाइल एनफोर्सिंग हिज फंडामेंटल राइट्स ही मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ हिज फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अब देखो कोई भी शख्स है, उसको उसके राइट्स हैं तो उसको उसकी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के बारे में द पर्सन इज़ वेरी मच अवेयर कि हाँ भैया ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। एवरीवन से कि दिस इज़ माय फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये हमारे राइट्स हैं। बट साथ ही साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हमारे देश के प्रति, तो हमें वो ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे, इनकॉर्पोरेटेड द ड्यूटीज़
ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब ये देखो, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ये इंस्पायर्ड हमने कहाँ से लिया इसका कंसेप्ट, हम कहाँ से ज़्यादा इंस्पायर हुए, वो हम हुए थे यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर से तो हम इंस्पायर हुए और हमने वहाँ से ये कंसेप्ट बोरो किया। ठीक है, अब देखो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं डेमोक्रेट, ये जो मेजर कंट्रीज़ के, ठीक है, जैसे कि लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने स्पेसिफिकली कोई भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की हुई। ठीक है, द पीपल आर सिंपली अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़ कि दे हैव टू डू दिस, दे हैव टू डू दैट। ठीक है, बट उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। बट पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किस कंट्री का, इट इज़ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ परहैप्स द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में, इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या कंटेन करता है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हम यूएसएसआर की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर क्या कहता है, वो कहता है कि अगर लोगों को हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है, तो साथ ही साथ उनको हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यूएसएसआर में, दे आर नॉट इंसेपरेबल, वो दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपको राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, नॉट लाइक इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हुए हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो सेपरेट है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं दे आर नॉन जस्टिशेबल। दैट इज़ नॉन जस्टिशेबल क्या होती है, विच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी हम आगे करेंगे कि वो कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन मैं उस पर आऊँगा, लेकिन पहले आप ये चीज़ें जान लें, बेसिक जो कंसेप्ट हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे आया, हमारे देश में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हो गई थी। आपको याद होगा हमारे देश में 1975 से 1977 में एमरजेंसी लगाई थी, नेशनल एमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तब क्या हुआ कि 1976 में कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने बोला कि भाई, एक बंदे थे, उनका नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह, ये, ठीक है, ही इज़ द पर्सन, सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, इनको बोला गया कि आप भैया एक कमेटी बनाओ, और ये कमेटी की क्या ड्यूटी है कि उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रेम करनी है, कि लोगों को कौन कौन सी लोगों को बताया जाए कि ये भैया आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब कमेटी जो थी उन्होंने क्या किया, एक इंक्लूड किया सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भैया ये जो सिटीजन्स हैं, इन लोगों को कॉन्शियस होने चाहिए, शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट दे आल्सो हैव टू हैव सर्टन ड्यूटीज़ टू परफॉर्म एज वेल। मतलब जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हुए हैं, साथ ही साथ आपको भैया फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो कि आपको परफॉर्म करनी चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का पूरा अधिकार है तो आपको साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी अधिकार है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं एक एक करके। ठीक है, अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कि वो सेंटर में थी उस समय, एक्सेप्ट की उन्होंने रिकमेंडेशंस। ऐसे तो ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी इसने कहीं ज़्यादा बोली थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, बट ऑन दी अदर हैंड जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनैक्ट के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10 जो इन्होंने मेजर 10 जो थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनको माना। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया पार्ट बनाया, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कौन सा आर्टिकल कंसिस्ट करता है, आर्टिकल 51A। सिर्फ एक ही आर्टिकल है, और वो जो है पार्ट, वो कौन सा है, पार्ट 4A। पार्ट 4A में कितने आर्टिकल्स हैं, ओनली 1 आर्टिकल, दैट इज़ 51A। ठीक है, जो कि क्या कंसिस्ट करता है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और जब ये बनाया गया था उस समय ओरिजिनली कितनी थी, 10। ये देखो, ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 ड्यूटीज़ थी। और फिर इन द ईयर 2002 में क्या हुआ, विद द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड। ठीक है, अब देखो हम लोग आएंगे अब सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर कि हमारे कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले आप देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A,
It shall be the duty of every citizen of India to abide the constitution and respect the ideals and institutions, national flag and national anthem. मतलब हमें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, ठीक है। और जितने आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है जैसे हमारा, नेशनल एंथम है, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तभी हम कहते हैं जब भी कभी हमारे नेशनल एंथम बजता है तो कहीं भी अगर आप सुनते हो तो आपको एकदम से सावधान पोजीशन में आ जाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज मार्क ऑफ अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर नेशन, ठीक है। सेकंड, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी आती है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। मतलब कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम आगे कल को अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को, जैसे कि मैं अपने बेटे को मैं बताता हूँ कि बेटा देखो, एक भगत सिंह होते थे, राजगुरु, सुखदेव, दे वर द रियल हीरोज़, ठीक है। ना कि ये आजकल के जिसे आप बोलते हो जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये खान वो खान, ठीक है, ऋतिक रोशन, ये अमिताभ बच्चन। दे आर नॉट द हीरोज़, दे आर जस्ट द एक्टर्स, ठीक है। बट इन अवर रियल लाइफ हु ऑल आर द हीरोज़? हीरोज़ कौन है हमारी असली ज़िंदगी में? वो हो गए ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इस टाइप के फ्रीडम फाइटर्स ये जो थे, ये हमारे असली मायने में हीरोज़ थे। और इनके जो आइडियाज़ थे, ये सारी चीज़ें, इनकी स्टोरीज़ हमें आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बतानी चाहिए। और यही चीज़ मैं भी करता हूँ। मैं अपने बेटे को, जो कि अभी सेकंड क्लास में पढ़ता है, मैं उसको इनकी स्टोरीज सुनाता हूँ एंड ही रियली गॉट इंस्पायर्ड कि वाओ पापा वो लोग इतने बहादुर थे। मैं कहता हूँ यस बेटा, हमें भी इसी तरीके से उनके बताए हुए नेक रास्ते पे चलना है, फुल ईमानदारी के साथ। वी हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी लॉ, ठीक है। हमें हमेशा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनना चाहिए। कहते हैं यस पापा, मैं भी बड़े होके एक अच्छा सिटीज़न बनूंगा इस देश का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ड्यूटी आती है हमारी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब इट इज़ अवर ड्यूटी टू अपहोल्ड, टू मतलब टू प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी। हमें देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को हमेशा बचाए रखना चाहिए, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमें आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए, हमें अपने देश के लिए आगे आना चाहिए। जब भी कभी अगर देश हमें पुकारे तो हमें कभी झिझकना नहीं चाहिए, हमें कभी सेकंड थॉट लाना ही नहीं चाहिए माइंड में। अगर आज हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें एकदम से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब जितने भी रिलीजियस लोग यहाँ पे रहते हैं हमारे इंडिया में, देखो डिफरेंट कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ये सब चीज़ें हमें सबको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैं आपको बताऊं सती प्रथा होती थी, चाइल्ड मैरिज होती थी, ऐसी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। और कभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए। जैसे सती प्रथा क्या होती थी, बाई चांस किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसी समय उस लेडी को भी साथ में ही हस्बैंड के लिटा के बोलते थे चलो भैया जाओ, अब आपका भी इसके साथ, आपके पति ही आपके परमेश्वर थे, अब अपने पति के साथ बाय बाय टाटा सी यू हो जाओ। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर द प्रैक्टिसेस जो कि बैन कर दी गई हुई हैं। चाइल्ड मैरिजेस वो बैन कर दी गई हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरी गुड स्टेप्स। अब देखिए गवर्नमेंट ने जैसे अभी ये 21 ईयर्स ऑफ एज कर रहे हैं ये फीमेल्स की टू गेट मैरिड, ठीक है। तो डेट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है। डेट विल ऑल्सो हेल्प इन द पॉपुलेशन कंट्रोल ऑल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपकी ड्यूटी आती है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। मतलब जो हमारी कंट्री का कंपोजिट कल्चर है, वेरियस ट्रेडिशन, कस्टम्स वगैरह, उसको हमें प्रिजर्व रखना चाहिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मतलब ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, यहाँ पे जानवरों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। उनको भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। जो नेचुरल रिजर्वायर्स वगैरह हैं या जो हमारी लेक्स हैं, इन सब की भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है। रिवर्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ, इन सब को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ना कि हम जाएँ कभी नदी के किनारे बैठे हो तो साइड पे वहाँ पे बैठ के हम वहाँ पे कचरा वचरा डाल रहे हैं, ये सब नहीं, ठीक है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर
ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। मतलब हमें इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि हमें सोसाइटी में नए नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए जो कि हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन्स को भी हेल्पफुल रहे और हमें भी हेल्पफुल रहे। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि इंडिया की कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती थी ये अरब कंट्रीज़ के ऊपर। वहाँ पे क्या होता था कि मतलब तेल के लिए, लेकिन अब आने वाले टाइम में जैसे हमारे यहाँ पे अब सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हुए हैं, अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो उन कंट्रीज़ के ऊपर वो ख़त्म होगी, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, तो वी मस्ट एनकरेज दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। मतलब हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि कभी आप प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे हो तो वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं साइड पे बने हुए, या फिर रोड साइंस हैं, या फिर ऐसे है तो उनको तोड़ दें। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है ये हम लोगों के ही पैसे से बनी है और हम लोगों के लिए ही, हम लोगों के कंफर्ट के लिए बनी है, ना कि इसका नुकसान करना चाहिए। ठीक है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कंसल्टेंसी राइजेस टू द हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। वही कि मतलब हमें एक नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई इकोनॉमिक प्रोग्रेस वगैरह की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, हमें बेस्ट अपने से करना चाहिए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब जो भी 6 से 14 साल की उम्र का है उसको हमें एजुकेशन देनी चाहिए, चाहे हम उसके गार्डियन हैं या पेरेंट्स हैं। वही मैंने आपको 21A में बताया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, और साथ ही साथ ये चीज़ अब हमारी ये फंडामेंटल राइट भी है, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो मैंने 21A में बताया था, यही एक चीज़ है जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी और DPSP भी है। ठीक है, ये थी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखना, फंडामेंटल राइट्स तो चलो हम लोग फॉरनर्स वगैरह को, जिन्हें हम एलियंस बोलते हैं, उनको भी अवेलेबल होते हैं कुछ, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, हम सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वुड हेल्प टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो डेमोक्रेसी को बढ़ाती है, मजबूत करती है, और साथ ही साथ ड्यूटीज़ जो है वो नॉन जस्टिसेबल, मतलब कि दीज कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अगर बाई चांस कोई फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कोर्ट में लेके घसीट सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, और यही चीज़ कहती है कि duties are imposed on citizens and not on the state. It has been held that the legislation is necessary for the implementation, but the duties may be enforced by the courts while balancing and harmonizing them with the fundamental rights. ठीक है, ये थी हमारी fundamental duties. अब guys, ये मेरा अकाउंट है, चैनल है YouTube के ऊपर, तो हो सके इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक मेरे बेटे का भी चैनल है। ठीक है, Shiven_Gupta 04। ठीक है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड प्लस एक हमारा इंस्टीट्यूट का भी, उज्ज्वल एकेडमी, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है, इसका भी एक हमने चैनल बनाया हुआ है, Ujjwal_Academy। ठीक है, तो जो नोट्स वगैरह हैं, जो वीडियोस हैं, अभी तो हम लोग इस अकाउंट पे अपलोड कर रहे हैं, बट वेरी सून हम लोग इस अकाउंट्स पे भी, Ujjwal_Academy पे भी अपलोड करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट जो वीडियोस हैं, वो सब लेक्चर, एजुकेशनल वीडियोस, वो सब इसके ऊपर भी अपलोड होंगी। तो इन द मीन टाइम आप लोग ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए।